नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि दांत हमारी न केवल मुस्कान के लिए ज़रूरी होते हैं बल्कि चेहरे के एस्थेटिक्स और हमारे गुड लुक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही वे हमारे को खाने पीने में तो मदद करते ही हैं। कभी कभी आप किसी दुर्घटनावश या किसी बीमारी के चलते कि कुछ लोगों को दांत अपने गंवाने पड़ जाते हैं। उसके बाद चिंता होती है कि हमारे चेहरे के जो लुक्स चले गए हैं, जो खाने पीने की हमें दिक्कतें हो रही हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस में अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। ख़ासतौर से डेंटिस्ट्री के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अब आप पुरानी जो स्माइल थी, जैसे आपके पुराने दिखने वाले दांत थे, अब वापस उनको पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आज की डेट में इम्प्लांट्स जैसी सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिसमें कि आपको बिल्कुल असली जैसे दांत वापस मिल जाते हैं और लाइफ टाइम चलते हैं। तो ये इम्प्लांट क्या है, इम्प्लांट किस तरह से काम करता है, इम्प्लांट के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, इम्प्लांट्स के खर्चे कितने होते हैं, इम्प्लांट्स किस तरह से हमारी मदद कर सकता है, यह सब जानने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं स्माइल एंड शाइन डेंटल हॉस्पिटल की जो निदेशिका हैं डॉक्टर गौरवी जैन से। डॉक्टर गौरवी का लगभग 25 साल का अनुभव डेंटिस्ट्री के क्षेत्र में रखती हैं। वे वर्तमान में जेके हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं डेंटिस्ट्री विभाग की, और वे वहाँ पर प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। तो आज हम डॉक्टर गौरवी से जानेंगे इस इम्प्लांट की टेक्निक्स के बारे में। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो मैम, जैसा कि आपने हमारे कार्यक्रम की भूमिका से समझ ही लिया होगा, हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो इम्प्लांट्स हैं ये एग्जैक्टली होते क्या हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक आम भाषा, बोलचाल की भाषा में थोड़ा बताएं। बिल्कुल। जो इम्प्लांट, बेसिकली इम्प्लांट एक प्रोस्थेसिस है, आर्टिफिशियल चीज़ है जिसे हम कहीं पे अपनी बॉडी में अगर प्लेस करते हैं उसको कहते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब प्लेस करना। जैसे पहले हमारे यहाँ होता था जी, ये जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है उसमें बोन प्लेट्स होती हैं, बोन इम्प्लांट होते हैं। तो उसी तरीके से डेंटल इम्प्लांट है। बेसिकली हम बोन के अंदर एक आर्टिफिशियल फिक्सचर टाइप की चीज़ उसको प्लेस कर रहे हैं। आम भाषा में हम उसको बोल रहे हैं, एक तरह से हम उसको स्क्रू कर रहे हैं अंदर की तरफ। तो ऐसा कोई हथौड़ी छेना लेके स्क्रू नहीं कर रहे हैं, टेक्निकली कर रहे हैं उसको। तो ये कहलाता है इम्प्लांट। तो ये जो हमारा इम्प्लांट है वो हमारे जो दांत हैं, जो मसूड़े के अंदर से जाके हड्डी में जब जमा होते हैं तो अपनी रूट से रहते हैं, रूट से एंकरेज मिलता है, एंकाइलोज्ड होते हैं। तो उस रूट को रिप्लेसमेंट हमारा इम्प्लांट कर रहा है। तो इम्प्लांट खाली एक बेस है। अब फाइनली जो दांत हमको मुंह में दिखते हैं उसके ऊपर आता है क्राउन जी, और इस दोनों के बीच का जो वो है कनेक्टर, उसको बोलते हैं अबटमेंट। तो ये पूरा एक पार्ट हो गया इम्प्लांट, अबटमेंट और उसके ऊपर का क्राउन जी। तो ये कहलाता है डेंटल इम्प्लांट जी। तो यूजुअली लोग उसको सिर्फ एक शब्द से परिभाषित कर देते हैं, क्योंकि लोग आते हैं क्लिनिक पे, मैडम इम्प्लांट कर दीजिए, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है, मतलब इम्प्लांट मतलब अभी हम चेयर पे बैठेंगे, जब उठेंगे तो हमको दांत दिखेगा, क्राउन दिखेगा। तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि इम्प्लांट जस्ट एक जरिया है हमको एक कैप पाने का। जैसे पहले के जमाने में हम बोलते थे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या कंप्लीट डेंचर्स, यू 32 बोलते थे। तो उसमें एक प्लेट रहती थी, उससे जुड़ा हुआ हमारा दांत आ जाते थे। फिर सेकंड आया हमारा ब्रिज, जिसको आम भाषा में बोलते हैं। तो बगल के 2 दांत का सपोर्ट लेकर के उन पे कैप लेके तीसरा हम उस बीच में दांत लगा देते थे। तो सबके अपने अपने फायदे और नुकसान थे, और टेक्नोलॉजी के इवोल्यूशन के हिसाब से हम मतलब 1 by 1 प्रोग्रेसिव मोड पे आते जा रहे हैं। तो इसको कह रहे हैं डेंटल इम्प्लांट। मतलब जहाँ पे हमारे पास बेस नहीं है, जहाँ पे हमें फिक्स की भी आवश्यकता है, जहाँ पे हमारे पास आसपास के कोई सपोर्टिंग दांत नहीं है, वहाँ पे हम इम्प्लांट करते हैं। मतलब एक सिंगल दांत मिसिंग से लेके हम कंप्लीट जो 32 दांत हैं उसको हम इम्प्लांट द्वारा सकते हैं, वापस से ला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डेंटल इम्प्लांट। जी जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जैसे बताया कि इम्प्लांट में मतलब मेनली कम से कम 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और उनसे फिर फाइनली जो आप क्राउन जो दिखाई देता है, जिसको लोग समझते हैं कि ये इम्प्लांट हो गया या दांत हो गया, वो इम्प्लांट बेसिकली अंदर रहता है जी, ऊपर हमारा क्राउन आता है। तो ये आपने जैसा साथ ही में बताया कि
पुराने ज़माने में जो बत्ती सी लगा करती थी, फिर उसके बाद ब्रिज आया, ब्रिज के बाद अब ये चीज़ आई है जिसको कि इम्प्लांट के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें जो इवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि ये कैसे ओवर द पीरियड इम्प्रूवमेंट्स आए हैं और पहले से इम्प्लांट्स अब बेहतर कैसे हैं। देखिए, जो फर्स्ट पहले मैंने बताया कि रिमूवेबल थे, तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर मतलब आप दांत मुंह के अंदर कोई चीज़ को फिक्स कर रहे हैं तो वो हवा में तो रुकेगी नहीं जी। तो उसको आप एक प्लेट का सपोर्ट दे रहे थे। अब प्लेट क्या, आपके बोलचाल में आपको रोज निकालना लगाना थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल हो जाता था। फिर ब्रिज आया, ब्रिज भी बहुत अच्छी चीज़ थी, सालों साल से आज भी है। जहाँ ऐसा नहीं है कि एक इसका पूरा रिप्लेसमेंट इम्प्लांट है, जहाँ इम्प्लांट नहीं हो सकता वहाँ हम ब्रिज के लिए भी जाते हैं। बस उसके लिए हमें सपोर्टिंग दांत जो होते हैं उनको थोड़ा सा ट्रिम करना होता है, रिपेयर करना होता है, उस पर कैप लगती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने ओरिजिनल दांत को भी कहीं कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं अगर उनमें कोई कैविटी वगैरह कुछ नहीं है तो इस चीज़ से आगे बढ़े हम इम्प्लांट की तरफ। अब इम्प्लांट क्या है, आज अभी तो हमारे भोपाल शहर में तो बिल्कुल एकदम अभी नया आया है, बट हम तो पिछले 15 साल से इम्प्लांट को बहुत बखूबी कर रहे हैं। तब पढ़ा हमने 25 साल पहले था, करना शुरू किया 15 साल से। ओके। तो हमने ये देखा कि इसकी कॉस्ट भी कम होती चली गई। पहले इनिशियली जो हम इम्प्लांट डालते थे तो कंपनी हमें बहुत हाई रेट पे इम्प्लांट देती थी और करने वाले भी बहुत गिने चुने लोग होते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ी वैसे वैसे आविष्कार वो आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है, तो वैसे वैसे कंपनीज ने उसका और सिंप्लीफाइड वर्जन जो कि यूजर फ्रेंडली फॉर द डेंटिस्ट, कम टेक्निक सेंसिटिव हो, आसानी से उपलब्धता हो जाए और उसके पार्ट्स भी आसानी से मिल जाएं। तो इस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ। अब ये अलग अलग ग्रेडिंग होती है, कुछ बोलते हैं चाइनीज, कुछ इजराइल, कुछ कोरियन, कुछ यूएस वाले। तो इम्प्लांट्स का भी अपना अपना एक अलग अलग क्वालिटी है। तो इम्प्लांट एक बहुत वेग टर्म हो गया, उसकी क्वालिटी ये तो हमने एक पब्लिक के हिसाब से कॉस्ट फैक्टर बता दिया। इम्प्लांट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे हमने एक होता है 2 स्टेज प्रोसीजर, एक होता है सिंगल स्टेज प्रोसीजर। 2 स्टेज में क्या करते हैं, हमने बेस डाल दिया, सर्जरी के लिए पेशेंट आया, उसको एक एनेस्थीसिया दिया। अब सर्जरी वर्ड से फिर पेशेंट डर जाता है कि पता नहीं क्या खोलने वाले हैं और क्या खोलने वाले, कुछ भी नहीं है। पहले मसूड़े को खोलते थे, अब आजकल पंच टेक्निक आती है, उससे भी हम कर लेते हैं, सिंगल ड्रिल से भी काम कर लेते हैं। फिर जब वो एनेस्थीसिया हो जाता है, उसको इम्प्लांट डाल दिया, फिर हम पेशेंट को बोलते हैं अब आप 3 महीने रुक जाइए, वो हड्डी से उसको जोड़ने दीजिए। जैसे आपने एक कच्ची दीवार है, उस पर आपने कील ठोक दी, अब वो कील तभी मजबूत मानी जाएगी जब आप उस पर कुछ लटका के देखोगे, उसके ऊपर कोई वेट डालोगे। तो इम्प्लांट का लगाना हमारा सक्सेस नहीं है, हमारा सक्सेस है जब हमने उस पे कैप लगाया और पेशेंट ने उससे खाया और फिर वो सालों साल वहाँ पे जमा रहा। तो अगर अपन को 3 महीने और 4 महीने का वेटिंग पीरियड अगर पेशेंट को डॉक्टर बोल रहा है, तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि वो आपको एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर बता रहा है या क्यों इतना लंबा समय ले रहा है या हमारा इस बीच में क्या होगा, क्या हम बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। आप जैसे आए थे बिल्कुल वैसे ही उठेंगे, मसूड़े के नीचे जो चीज़ चली गई उसका आपके खान पान से कोई संबंध नहीं रहेगा, बिल्कुल एज इट इज रहेगा। आप जाइए लगा के भूल जाइए, मतलब एज गुड एज ओरिजिनल। हाँ, हमारे पास अभी कोविड के समय ऐसा हुआ सर कि फ्लाइट्स वगैरह सब बंद हो गई, तो जितने एनआरआई पेशेंट जिनको हमको 6 महीने बाद या 1 साल बाद इम्प्लांट डालना था, उनको मैंने 2 साल बाद इम्प्लांट का क्राउन लगाया। तो इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, बेनिफिट जरूर अलग हो गया कि वो और ज़्यादा मजबूती हो गया उसके अंदर। तो ये सेकेंड 2 स्टेज प्रोसीजर हो गया। तीसरे में जब दूसरे स्टेज प्रोसीजर में हम उसको खोलते हैं, अबटमेंट लगाते हैं, कनेक्टर नाप लेते हैं और जैसे लैब से कैप बन के आता है फिर उसको फिट कर देते हैं। अब पेशेंट कई बार ऐसे बाहर के ही जैसे पेशेंट हैं, एनआरआईज हैं या कई पेशेंट जल्दी में रहते हैं, वो कहते हैं हमें सिंगल चाहिए, सिंगल सिटिंग में हो जाएगा। सिंगल पीस इम्प्लांट भी पॉसिबल है, पर वो हमें कैटेगराइजेशन आपकी हड्डी के हिसाब से, आपकी बहुत सारी आपका खुद का जो वो है ना आपकी ह्यूमन बॉडी, उसके हिसाब से हमें तय करना पड़ता है। जो जैसे आजकल बोलते हैं 24 घंटे में दांत, है ना, बहुत चल रहा है, ये बहुत चल रहा है, काफी एडवर्टाइज भी कर रहे हैं इसको। इन एन आवर या डेंचर इन 24 आवर्स, तो गलत नहीं है, लेकिन उसका जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है पेशेंट्स के लिए। वो सोचते हैं सारे इम्प्लांट
ऐसे ही होते होंगे, वो इम्प्लांट भी हैं। उनको करने के लिए हमें पेशेंट को ये देखना पड़ता है, उसको बोलते हैं इमीडिएट लोडिंग जी। और ये इम्प्लांट जो हैं बेजल इम्प्लांट कहलाते हैं, जिनमें हम तुरंत स्क्रू डालते हैं, इम्प्लांट्स को प्लेस करते हैं, नाप लेते हैं और लगा देते हैं जी। अब ये बेजल इम्प्लांट भी कोई आज के नए नहीं है, बहुत पुराने थे, पर ये बीच में गायब हो गए। कारण यही था कि कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हर इंसान उसके ऊपर आजमाइश करने लग जाता है। गलत नहीं है, लेकिन ये होता है कि इसमें एक्सपर्टाइज होना जरूरी बहुत जरूरी है। आपको वो, मेरे को याद है वो अमिताभ बच्चन की एक मूवी है जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 रुपया हुआ मशीन उनकी कार सुधारने का, तो उसने कहा किस बात का 100 रुपये, बोला 99 फॉल्ट ढूंढने का और 1 रुपया ठीक करने का। तो डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। तो आप बस पेशेंट डॉक्टर से ये बोलिए कि मैडम मेरी ये प्रॉब्लम है, या सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं फिक्स दांत चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन ठीक रहेंगे। फिर डॉक्टर आपको अपने आप डिसाइड करके बताएगा कि ये चीज़ है। अब उसके बाद में आप दोनों साथ में बैठिए, आपकी कितनी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी कितनी फिजिबिलिटी ऑफ टाइम है, उसके हिसाब से आप एक निष्कर्ष पे पहुँच के एक आपस में समन्वय होगा। फिर आप किसी ट्रीटमेंट को कराएंगे तो फुल फेथ होगा, ट्रस्ट होगा और ट्रीटमेंट तो सक्सेस अच्छा ही होगा। ये वाली चीज़ जी। तो अब इसके बाद हम चलते हैं कि मैम इसमें एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, जैसे क्योंकि आपने बताया था कि आपको मसूड़ों की कंडीशन भी देखनी होती है और ह्यूमन बॉडी आपकी किस तरह की है, सारे एस्पेक्ट्स आपको देखने होते हैं। कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया है और नॉन इंक्लूजन क्राइटेरिया। मतलब इंक्लूजन मतलब कौन लोग इस पे सबसे ज़्यादा फिट हैं और कौन लोग अनफिट है और कौन लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ऐसे। तो फिटनेस के लिए तो यंग पेशेंट्स जो हैं 100% फिट हैं। अभी आप सोचेंगे कि दांत तो ओल्ड एज में ही होते हैं, तो क्या सारे ओल्ड एज हम डी बार कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक होता है बोन स्ट्रक्चर, आपके दांतों का जो अंदर का जो मैंडिबल या जो मैक्सिला है उसकी कंडीशन कैसी है। अगर हमारी भुरभुरी बोन है तो हमारे इम्प्लांट इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमारे दांतों का कंडीशन ऐसा हो गया कि हमारा दांतों का जो स्पेस था वो खत्म ही हो गया, ऊपर के दांत इतने नीचे लटक गए कि जगह ही नहीं है, तो वो एकदम से हम फिर कैसे बोले भाई इम्प्लांट भी कर दिया, वही कैप लगाने की जगह ही नहीं है। इम्प्लांट तो बहुत सुंदर सुंदर लग गए, कैप की जगह नहीं है। तो ये चीजें होती हैं आपके अंदर ओरल कैविटी। फिर होता है सिस्टमिक फैक्टर। सिस्टमिक मतलब आपको डायबिटीज तो नहीं है, हाइट जिसमें आपका HbA1c 9 के ऊपर जा रहा हो, या आपको कोई इस तरह की कैंसरस कोई एंटी कैंसर मेडिसिन तो नहीं दिए हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स तो नहीं दिए। स्मोकिंग इम्प्लांट का बहुत बड़ा दुश्मन है। सिंपल सी बात है, हम इम्प्लांट को बोन में डालते हैं, वहाँ पे हमारे पास में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो इम्प्लांट हमारा टिक जाता है। स्मोकिंग में वो हमारी जो धमनियाँ होती हैं वो बहुत पतली पतली वो वीक हो जाती है, तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। तो स्मोकिंग हमारा एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए सजग रहते हैं और चाहते हैं कि पेशेंट स्मोकिंग छोड़ दे। एक पन दो काज हो जाएगा। भाई स्मोकिंग छूटेगी तो अच्छी बात है और साथ में आपको इम्प्लांट भी मिल जाएंगे जी। और अच्छा, इसमें कुछ एज क्राइटेरिया भी होता है मैम? एज क्राइटेरिया सर नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। एज ऐसा है कि एक 80 इयर्स का अगर कोई है तो वो अगर मुझसे ज्यादा फिट है तो एज का कोई क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि आपने बताया था कि यूथ जो है यंग एज के लोग ज्यादा जनरली सारी चीजें हमें फेवरेबल मिलती हैं। ओल्ड पेशेंट्स में जनरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या कुछ भी होने के बाद में शुगर, बीपी, ये सब चीज़ें, हार्ट का प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें हमें मिलने शुरू हो जाती हैं। तो ये हमको ऐसा नहीं कि हम उनमें कर नहीं सकते, उनमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर मान लो वो ब्लड थिनर पे हैं तो पेशेंट पहले बताए कि हम कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं, तो हम कोई अगर मान लो इम्प्लांट की सर्जरी या कुछ कर रहे हैं तो हम उनके डॉक्टर से पहले कंसल्ट, मतलब जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं उनको आपको डॉक्टर को सबसे पहली बार में बताना जरूरी है। चाहे आप सिंपल एक कैल्शियम की गोली भी खा रहे हैं तो आप बताइए कि हम खा रहे हैं। डॉक्टर से ये मत छुपाइए और ये मत सोचिए कि वो उसके लिए इररेलेवेंट है। ये हमें तय करने दीजिए कि वो चीज़ हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। ठीक। अब ये जो बोन की जो भुरभुरापन है उसके लिए CBCT होता है, स्कैन होता है। तो वो स्कैन करने के बाद हम उसको देखते हैं। मान लो 80 इयर्स का मेल है लेकिन उसकी बोन डेंसिटी अच्छी है तो फिर वो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में। ऐसे ही एक 40 इयर्स का फीमेल है जिसकी बोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसके दांत पहले से खत्म हो गए। कैसे?
पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन हड्डी का। जब ओरिजिनल दांत आपके नहीं रुके उस हड्डी में, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके नकली दांत बहुत अच्छे हो जाएंगे? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो हमारे दांत गए, फिर आपका वो डेंटिस्ट आपका स्कैन करेगा। अगर आपकी बोन अच्छी है तो फिर आप उसके लिए फिट हो जाओगे। फिर आपको फिर थर्ड क्राइटेरिया आता है कि आपको उसको मेंटेन भी बहुत अच्छा करना है जी। जिन पेशेंट्स को ऑलरेडी पायरिया हुआ, तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ओरल हाइजीन हो वो सब करने में कहीं ना कहीं कोताही बरती, तो आपको इम्प्लांट को भी बहुत सहेज के रखना, मतलब रिस्क प्रोन है एक तरह से। तो वो हमारे ऐसा हुआ कि ओल्ड ईयर है लेकिन वो अपने लिए प्रति बहुत सजग है, 2 बार ब्रश कर रहा है, और एक यंग पेशेंट है जिसको एक बार में भी करने में ढंग से नहीं हो रहा, तो ये क्राइटेरिया हो जाता है। बट ठीक है, यंग पेशेंट ज़्यादा एलिजिबल है, ओल्ड पेशेंट में थोड़ा सा हमें संभल के काम जी। मतलब जो कॉम्प्रोमाइज वाली जो आप बात कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज मतलब शुगर बढ़ता है मगर बहुत हाई नहीं जाता है। कार्डियक पेशेंट है लेकिन सब कुछ हमारे को कंसेंट मिल गया। बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, आर्थराइटिस है, कोई भी चीज़ है, लेकिन हमें बाहर से कंसेंट मिल गया मेडिकल पर्सन से, एमडी से, कि हाँ हमारा पेशेंट स्टेबल है, तो वो एक कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं किया जा सकता है। जी जी। तो मैम यहाँ तक तो बात हो गई कि कौन एलिजिबल है, किस तरह से इम्प्लांट काम करते हैं, क्या कुछ उसके पीछे की प्रक्रिया है। अब हमारे दर्शकों के दिमाग में एक ज़रूर प्रश्न आ रहा होगा कि कॉस्ट। तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जहाँ आकर के बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं, जो बहुत सारे लोग इस इम्प्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो सोच में पड़ते हैं, तो उनकी सोच कितनी जायज़ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हाँ, आपका प्रश्न बहुत जायज़ है। प्रश्न एक्चुअल में ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेशेंट जब डायरेक्ट आता है तो वो मुझसे कई बार पूछते हैं कितने इम्प्लांट लगेंगे और एक इम्प्लांट का खर्चा कितना होगा। तो ऐसा फील होता है कि अपन कुछ बेच रहे हैं क्या जी। मतलब अपन कुछ बेचना नहीं जा रहे हैं, अपन ठीक करना चाह रहे हैं पेशेंट को। क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था 3 स्ट्रक्चर्स हैं, तो इम्प्लांट अपने आप में अलग अलग क्वालिटी का होता है जी। एक्टिव इम्प्लांट होते हैं, पैसिव इम्प्लांट होते हैं। कुछ कंपनीज हैं जैसे नोबल बायोकेयर है, ऑस्टिन है, इनके इम्प्लांट्स कॉस्टली कहलाते हैं। जिमर का इम्प्लांट है, ये बहुत साल पहले जो यूएस और कोरियन कंपनीज हैं वो उनके इम्प्लांट्स हैं। अब हमारे इजराइल इम्प्लांट्स भी बहुत चल रहे हैं, तो वो थोड़े से कम कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक अच्छा है एक बुरा है, ऐसा नहीं है। किसी मॉलिक्यूल पे रिसर्च ज़्यादा लंबे समय की है, किसी रिसर्च पे रिसर्च कम समय की है, तो उस हिसाब से कंपनीज उसको प्रमोट करती हैं। एक जो वेल स्टैब्लिश्ड है जिसने रिसर्च मॉलिक्यूल है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने एक सेट प्राइस कर दिया है, तो वो उस हिसाब से। तो इम्प्लांट हमारा 10,000 से लेके और 30,000 तक, 40,000 तक की अवेलेबिलिटी है जी। तो अब सोचते हैं कि 30,000 में तो पूरी 32 ही बन जाती है, आप एक इम्प्लांट क्यों 30,000 में लगा रहे हो, या 20,000 में पूरी 32 ही बन जाए। तो फर्क ये है ना कि जो चीज़ हम डाल रहे हैं, जो चीज़ हम प्लेस कर रहे हैं, वो फिक्स है, वो बहुत टेक्निक सेंसिटिव है, और उसका जो मटेरियल है ये टाइटेनियम का बना होता है जी। अपने स्टंट्स वगैरह जो होते हैं ना, वो भी काफ़ी कुछ इसी टाइप के मटेरियल्स के होते हैं। तो ये बहुत टेस्टेड मटेरियल होता है, और इसका प्रोसेसिंग भी बहुत अलग तरीके से होता है। तो ये अपने आप में एक कॉस्ट को बढ़ाने वाला होता है। भाई मेरे घर में कोई चीज़ 2 रुपए की आ रही है तो मैं आपको 4 की दूंगी, पर वही चीज़ अगर 200 की आएगी तो मैं आपको उसको 250 की दूंगी, 400 की दूंगी, 300 की दूंगी। तो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना, कि एक निकालने वाली प्लेट जो 1500 रुपए में बन जाती थी, वो अब आपका 15,000 में क्यों बन रहा है दांत। तो ये डिफरेंस है, ये कॉस्ट को बढ़ा रहा है। एक्सपर्टाइज भी है, टेक्निकल सेंसिटिविटी भी है। अच्छा, जब किया जाता है तो पूरा स्टरलाइजेशन कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे अपन खोने कोमचे में बैठ के इम्प्लांट नहीं डाल सकते, अच्छा सेटअप चाहिए आपको, प्रॉपर ओटी काइंड ऑफ थिंग। प्रॉपर ओटी भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको काम करने का एरिया, स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ जब आप आर्टिफिशियली प्लेस कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका स्टरलाइजेशन वाला चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के उसको थोड़ा सा कॉस्ट, फिर उसके ऊपर जो क्राउन है वो भी अलग अलग है, पर मैं इतना डिटेल नहीं बता सकती, पर मेटल का है, मेटल सिरेमिक का है, ऑल सिरेमिक का है,
फिर जो फुल डेंचर्स बनाते हैं उनका भी जो बेस बनता है, हाइब्रिड डेंचर्स बनते हैं उनका भी बेस बनता है वो टाइटेनियम का पूरा बना, तो फिर कॉस्ट बढ़ गई वो सारी। फिर डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल और किस तरह के डेंचर्स बने वो एक्रिलिक के बने तो कम हो गए, उसी के ऊपर हमने कॉम्पोजिट का या सिरेमिक का डेंचर बना डाला तो वो और बढ़ गया। तो इसके बहुत सारे कॉस्ट के क्राइटेरियाज हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल जी अवेलेबल। तो मैम इसके बाद एक प्रश्न और शायद दर्शकों के दिमाग में आएगा कि अब मान लीजिए उन्होंने इतना खर्च कर दिया तो उसके बाद इसकी जो कहते हैं ना लॉन्जिविटी क्या है, कितना समय ये टिक जाएंगे दांत इस तरह के? हाँ जी, सही बात, बिल्कुल सही प्रश्न है। क्या होता है, हम किसी रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं तो हम कभी लॉन्जिविटी की बात नहीं करते हैं, खाना खाया पैसा हजम जी वाली बात होती है। लेकिन जब हम कपड़े लेने जाते हैं तो हम सोचते हैं ये कपड़ा हमारा लंबा चले, चाहे हमने 200 रुपए की शर्ट भी खरीदी तो हम सोचते हैं कि वो लंबा चले। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ लगाते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत लंबा चले। तो इम्प्लांट्स औसतन 20-25 साल आराम से चल जाता है। इसके फेलियर्स कहाँ आते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमने क्राउन और इम्प्लांट लगाया उसका कभी कभी स्क्रू लूज हो जाता है, ऊपर का जो हमारा क्राउन है वो तो कभी कभी ब्रेक हो जाता है, तो शायद कुछ सालों बाद आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़े। अगर आपकी बॉडी ने इम्प्लांट को अडेप्ट नहीं किया, रिजेक्शन आ गया तो वो 1 लाख में एक है, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपको कर देगी। लेकिन आपने सारे क्राइटेरियाज को, सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके डाला है तो मुझे नहीं लगता कि इम्प्लांट फेलियर्स बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और ना हमने कभी देखे हैं जी। इतने सालों में इम्प्लांट करते हैं तो रूट कैनाल फेलियर्स शायद ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू इम्प्लांट, तो बहुत ही रेयर फेलियर्स होते हैं। अच्छे से किया जाए तो उसके फेलियर्स के चांसेस नहीं है, क्योंकि बोन है, अंदर जा चुका है चीज़, ना उसमें इन्फेक्शन होना है ना कुछ होना है, बस जो डॉक्टर बताया है आप उसको वो करिए, फॉलो करिए। अब आप इम्प्लांट लगाएं और फिर आप उस पर टोबैको च्यूइंग करें, सुपारी चबाएं, तो फिर तो डॉक्टर भी क्या करेगा उस चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा खुद भी थोड़े डूज एंड डोंट्स का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो वो चीज़ें आपको पहले से बताई जाती हैं और आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसकी अच्छा प्रोग्नोसिस अच्छा है इम्प्लांट्स का। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों, आज आपको इस गंभीर विषय को, इस डीप विषय को, क्योंकि लोग सिर्फ सोचते हैं कि इम्प्लांट मीन्स गए और दांत लग गया आपको, या आपको फटाफट सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब जो मेडिकल साइंस में अगर हम बात करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी इंस्टेंट नहीं हो सकती जैसे कि 2 मिनट्स नूडल वाली, तो आपको जब भी इम्प्लांट कराने हो, इस तरह की चीज़ों में जाना हो तो किसी वरिष्ठ सर्जन के पास ही जाएं, वरिष्ठ डेंटिस्ट के पास जाएं जो इन चीज़ों की गहरी समझ रखता हो। और अन्यथा ये हो सकता है कि आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएं और आपको वो रिजल्ट भी ना मिलें। तो आज के लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। और दर्शकों, अगर डेंटिस्ट्री से जुड़े हुए आपके कोई और सवाल हों तो आप हमें इनबॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम मैडम से जब अगली मुलाकात करेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू।